Good evening, students. Welcome to Study from Home. And in this chapter, in the previous videos, we have covered up mostly 80% of the chapters. जिसमें हमने जाना scientific principles given by Henry Fayol and given by Taylor, F.W. Taylor. अब जो टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे, टेलर के प्रिंसिपल्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। ठीक है, यानी टेलर ने प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी डेवलप की थी, टेक्निक्स जो कि इम्प्लीमेंट हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इन दिस वीडियो we are going to understand, we are going to go through all those techniques, those were developed by F.W. Taylor। और जिन टेक्निक की वजह से हम मैनेजमेंट को रेशनलाइज कर सकते हैं, मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है, या किस तरह से काम जो है वो अच्छे से डिवाइड रहता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब टेक्निक्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद डिफरेंशियल वेज सिस्टम, आफ्टर दैट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एंड एट लास्ट वर्क स्टडी। सो टाइम टू टाइम वन बाय वन हम चलते हैं अपनी टेक्निक्स पर। एंड पहले टेक्निक पे आते हैं हम फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर का सजेशन ये है कि देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन प्लान कर रहा है एंड जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है उस प्लान को, उनके बीच में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए टेलर ने क्या किया था? यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे टेलर सपोर्ट करते हैं क्या? वर्क को डिवाइड करने के बेसिस पे। और टेलर ने जो वर्क को डिवाइड किया था वो 2 तरह से डिवाइड किया था। कौन कौन सी तरह से? यहाँ देखते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। इस स्लाइड में देखिए कि टेलर ने वर्क को डिवाइड किया है प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो मैंने पिछली स्लाइड में क्या बात की थी? प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, यानी कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो ये वाला जो काम है, ये वाला काम किसका है? ये वाला काम है प्लान का, एंड ये वाला काम है किसका? एग्जीक्यूशन का। ये प्लान आपका प्लानिंग का है और ये काम आपका एग्जीक्यूशन का है कि उस काम को एग्जीक्यूट जो है वो किस तरह से किया जाए। अब प्लानिंग और प्रोडक्शन, ठीक है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, इन दोनों को प्रॉपरली कंडक्शन के लिए भी टेलर ने 4 ऑफिशियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन ऑफिशियल्स का काम क्या है? ठीक है, इन ऑफिशियल का काम है प्लानिंग को एंड प्रोडक्शन को देखना, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये इन ऑफिशियल्स का काम है। तो एक बार पहले स्लाइड को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन विच इज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर, यानी कि ये जो चीज़ है ना फंक्शनल फोरमैनशिप, दैट वर्क्स ऑन द ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे भी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम जो है वो डिवाइडेड रहना चाहिए। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है? इससे आपका जो वर्क जो है वो डिवाइड रहता है, हर कोई भी किसी के टाइम एंड वर्क को ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा, हर कोई पर्सन अपना अपना काम करेगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इससे जो फोरमैन की जो वर्क एफिशिएंसी है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। ठीक है, यानी कि टेलर क्या कह रहे हैं? टेलर ये कह रहे हैं कि अब 2 डिपार्टमेंट बना दिए, एक प्लानिंग इंचार्ज बना दिया, एक प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया। ठीक है, अब इन प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज के भी इन्होंने पार्ट किए। क्यों? गाइड के लिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों भाई? ये थोड़ी ना सारे काम कर लेगा, हम मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, और जब तक ये टीम मिलके काम नहीं करेंगे तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो प्लानिंग इंचार्ज
के जो पार्ट थे, प्लानिंग इंचार्ज की जो हेल्प करते हैं वर्क एग्जीक्यूशन में, वो प्लानिंग इंचार्ज की हेल्प करते हैं जो प्लानिंग में, वो है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और ये सब मिलके कहाँ आते हैं, ये सब मिलके वर्कर को क्या करते हैं, फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। ये होता है, और ये होते हैं आपके 8 एक्सपर्ट्स, ठीक है। और ये 8 एक्सपर्ट्स होते हैं आपके इन 2 डिपार्टमेंट्स में। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आ रहे हैं रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में आ रहे हैं गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो इन सब से जाकर के फाइनल ऑर्डर वर्कर्स के पास तक पहुंचता है, ठीक है। अब एक चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सबसे पहला जो काम है, देखिए यहाँ भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। प्लानिंग इंचार्ज, इन प्लानिंग ऑफिसर देयर आर 4 फोरमैन एग्जिस्ट, इन प्रोडक्शन इंचार्ज, इन प्रोडक्शन ऑफिसर देयर आर 4 स्पेशलिस्ट बॉसेस एग्जिस्ट, ठीक है। एक बार प्लानिंग को देखते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहला पर्सन रूट क्लर्क। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है रास्ता। एंड एक बिजनेस के अंदर रास्ते की ज़रूरत क्या है, एक बिजनेस में रास्ते की ज़रूरत मीन्स वॉट एवर द गुड इज बीइंग प्रोड्यूस इन द बिजनेस, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए क्या स्टेप रहेंगे, क्या सीक्वेंस रहेंगे, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होगा, यानी कि उस प्रोडक्शन के एग्जीक्यूशन का रास्ता ये तय करने का काम करता है आपका रूट क्लर्क। यानी कि रूट क्लर्क इज द फोरमैन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब, यानी किस तरह से काम होना है, ठीक है। यानी कि काम होने के रास्ते को स्पेसिफाई करने का काम है, काम परफॉर्म करने के रास्ते को तय करने का काम है आपका रूट क्लर्क का, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है। अब पहली बात, हम एफिशिएंट और इफेक्टिव पढ़ चुके हैं। तो एफिशिएंट का मतलब क्या है, यानी वो पर्सन जो हमारे टाइम पे काम खत्म करके दे दे और विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है दैट दे फिक्स द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब। मीन्स टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अगर कोई चीज़ टाइम पे, अगर मान लीजिए आपकी शॉप में कोई बड़ा ऑर्डर आए, ठीक है, पार्ले जी के पास अगर 1000 बिस्किट के पैकेट्स का ऑर्डर आया और उनको वो 11 तारीख को दोपहर में 12 बजे देना है, ठीक है, लेकिन बिस्कुट उस टाइम तक तैयार नहीं हो पाते हैं, तो अब इस चीज़ को कौन देखेगा, इस चीज़ को देखने के लिए है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। अभी तो टाइम वाली बात हो गई, ठीक है। और इसका एक काम और है, ये हर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट शीट बनाता है, हर प्रोडक्ट के लिए, हर जॉब के लिए, यानी जो भी काम हुआ है उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है। सॉरी, ये काम होता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है, ही फिक्सेस द टाइम फॉर द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब। एंड उसके अलावा इसका काम क्या है, ही प्रिपेयर्स द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब, ठीक है। थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन इज डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन का क्या काम है, आपको जैसे पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ऑर्डर एंड सिस्टम, यानी कि सब चीज़ सिस्टमेटिक हो और सीक्वेंस से सब कुछ रखा हो। ऐसा नहीं है कि वर्कर ने काम किया, जहाँ से वो अपने औजार लेके आया वहाँ उसे फेंक दिया, ठीक है, कहीं और फेंक दिया, कहीं की चीज़ कहीं रख दी, ऐसे सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपका सीक्वेंस एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा एंड आपके बिजनेस को इस चीज़ से लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं वर्क एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम डिसिप्लिनेरियन का होता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग इंचार्ज, ठीक है। उसके बाद कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक है। अब कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम क्या है, दिस पर्सन इशूज वेरियस इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स टू कैरी ऑन द जॉब। देखिए रूट क्लर्क और इसमें डिफरेंस है, रूट क्लर्क रास्ता तय करता है,
ठीक है, कि किस तरह से प्रोडक्शन होना है या किस तरह से जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना है। लेकिन कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम क्या है, ये सीधा वर्कर्स को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन इशू करता है, ठीक है, किस तरह से काम होना चाहिए या काम जो है वो किस तरह से कैरी आउट होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन इशू करने का काम है किसका, कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क का। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर, यानी काम को करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देने होते हैं वो देता है आपका कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा प्लानिंग इंचार्ज। रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम एंड कॉस्ट को नोट करता है, ठीक है, ये रास्ता देखता है प्रोडक्शन का, ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है। एंड कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क जनरल इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के चार बॉसेस कौन से हैं, इंस्पेक्टर। यहाँ पे इंस्पेक्टर पुलिस वाला नहीं है, इंस्पेक्टर वर्ड आया है वो आया है आपका इंस्पेक्शन से, ठीक है। इंस्पेक्शन यानी कि किसी चीज़ को चेक करना। कोई भी चीज़ या कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो दैट प्रोडक्ट मस्ट बी एज पर द स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो आप मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए होते हैं आपके क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर्स, ठीक है, जो कि किसी भी गुड के या किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के बाहर जाने से पहले उसकी फर्म के अंदर ही क्वालिटी चेक अच्छे से कर लेते हैं। आपको जब मैंने फेवल के प्रिंसिपल पढ़ाए थे तो वहाँ पे क्वालिटी चेक के रिगार्डिंग शायद एक प्रिंसिपल था जिसमें से हो रहा है मेरे माइंड से। आपको मैं बता दूँ, आप लोगों ने अगर नेशनल ज्योग्राफी का एक फूड फैक्ट्री शो आता है वो देखा हो, तो उसमें जो हम लेस खाते हैं ना, चिप्स, तो जब लेस फाइनली चिप्स डीप फ्राइड होकर तैयार हो जाते हैं तो जो क्वालिटी चेक एक टीम है, पूरी एक टीम है क्वालिटी कंट्रोल की, वो एक एक लेस के चिप्स को देखते हैं कहीं कोई टुकड़ा जला या ऐसा तो नहीं है कि जो खाने लायक नहीं हो, जिससे क्या है कस्टमर तक ऐसी कोई चीज़ नहीं पहुंचे जो उनकी कंपनी का, उनकी फर्म का बैड इंप्रेशन दे। तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन इंचार्ज में होता है वो होता है इंस्पेक्टर, यानी कि द पर्सन हु इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट रिपेयर बॉस। रिपेयर मीन्स एक फर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मशीनरी होती हैं, प्लांट होते हैं, असेंबली चेन्स होती हैं, सप्लाई चेन होती है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। तो रिपेयर बॉस का काम क्या है, रिपेयर बॉस मेंटेन्स द मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, वॉट एवर द मशीनरी इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन वर्क, दैट इज द टास्क ऑफ रिपेयर बॉस कि उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, टिप टॉप रहें ये चीज़ें, काम करने की कंडीशन में नहीं रहें, ऐसा कोई दिन नहीं आया कि कोई मशीन बंद पड़ जाए और सारा का सारा काम ठप हो जाए। सो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिपेयर बॉस कि काम कंटिन्यू चलता रहे। और उसके बाद आता है थर्ड, स्पीड बॉस, ठीक है। स्पीड बॉस का मतलब, स्पीड बॉस द पर्सन हु चेक्स द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, हु चेक्स द स्पीड ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि ये अश्योर करता है कि काम जो है वो प्रॉपर स्पीड में चलता रहे, यानी उसमें डिले नहीं हो, ना वो डिले हो ना वो ज़्यादा फास्ट हो, एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्पीड पे चलता रहे एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भैया, जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन करेंगे ये, ठीक है। डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी तो वर्कर खाली बैठ जाएगी, ठीक है, जो नहीं हो सकता। तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्शन जो है चलता रहता है और इस स्पीड को मेंटेन करने का काम होता है स्पीड बॉस का दैट कम्स अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या, गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है, गैंग बॉस इज द पर्सन हु मेक्स अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, मटेरियल, टूल्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी फिक्स कैपिटल जो असेट्स हैं उन सबको अरेंज करने का काम है किसका, गैंग बॉस का। तो प्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग इंचार्ज में के 4 पार्ट, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन एंड कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 पार्ट, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड गैंग बॉस, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर, यहाँ पे देखिए किस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, किस तरह से चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्लानिंग मैनेजर से होकर के वर्कर्स तक पहुँचती हैं। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, यहाँ से इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन
वर्कड। ठीक है, यानी कि हर चीज़ जो है वो मैनेजर से निकलने के बाद प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एरिया में जाएगी एंड हर कोई अपने लेवल पे अपना काम करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं क्या, टाटा की बात कर लूँ मैं, टाटा नमक की बात कर लूँ मैं। ठीक है, टाटा का एग्जांपल था इस चैप्टर के बिगनिंग में, टाटा की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले प्रोडक्शन की बात कर देते हैं, प्लानिंग की बात छोड़ो। देखो, सबसे पहले स्पीड बॉस होगा, उसकी ड्यूटी क्या है कि किस तरह से सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है एंड उसकी जो अवेलेबिलिटी मार्केट में बनी रहे, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन स्लो हो जाए। गैंग बॉस का काम है एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड कराना, सॉल्ट रिफाइनरी मशीन प्रोवाइड कराना, वर्क फोर्स सही से चेक करते रहना प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्पीड यानी कि कंट्रोलिंग द टाइम। गैंग बॉस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिपेयर बॉस मीन्स कहीं किसी इक्विपमेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो वो टाइम पे रिपेयर हो जाए, दैट इज द ड्यूटी ऑफ रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर एट लास्ट क्वालिटी चेक। देश का नमक टाटा नमक ऐसे ही थोड़ी बना है, देश का नमक टाटा नमक बना है क्योंकि ये और नमक से बेटर है। और ये और नमक से बेटर क्यों है? बिकॉज इसका क्वालिटी कंट्रोल और नमक से और फर्म की तुलना में बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका प्रोडक्शन मैनेजर काम करेगा। अब प्लानिंग मैनेजर कैसे काम करेंगे? इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क क्या करेगा? ये जनरल इंस्ट्रक्शन इशू करेगा रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट। रूट क्लर्क ये रास्ता बताएगा कि काम किस तरह से कंडक्ट होना है। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्शन होना है और किस रास्ते से हम अपने गोल को अचीव करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये चेक करेगा कि सारी चीज़ें टाइम पे हो रही हैं या नहीं हो रही। डिसिप्लिनरियन का काम ये है कि वो डिसिप्लिन एक सिस्टम एक सीक्वेंस बना के रखेगा, कहीं भी जो मिसमैनेजमेंट है वर्क में नहीं हो। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट होता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर साल इस मिसमैनेजमेंट की वजह से कितने छोटे और बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद होते हैं या वो डिसकंटिन्यू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी किस तरह से ये फोरमैन्स, किस तरह से ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स अपने काम को करते हैं। ठीक है, इनको हम सुपरवाइजर्स भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड जो था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है आपका? स्टैंडर्डाइजेशन कहता है टेक्निक इन विच कंपनी एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड such as product dimension, size, quality and then produces product on the basis of that standard. अब स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक क्या कहती है? स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक के अंतर्गत कंपनी अपने एक स्टैंडर्ड को क्या कर देती है? फिक्स कर देती है और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे ये अपनी क्वालिटी को जनरेट करती है, अपनी क्वालिटी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कैसे? मार्केट में 1000 तरह के फ़ोन्स अवेलेबल हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर, बट हम कुछ पर्टिकुलर फर्म को क्यों चूज़ करते हैं? हम कुछ पर्टिकुलर फर्म को इस वजह से चूज़ करते हैं, क्यों? बिकॉज उनके स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से उन्होंने फिक्स कर रखा है कि अपने स्टैंडर्डाइजेशन से वो कंपनी बाहर जाके काम नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ चीज़ों के साथ वो समझौता नहीं करेंगी, चाहे प्रोडक्ट क्वालिटी हो, उनका डायमेंशन हो, उनका साइज़ हो। जैसे एप्पल है, एप्पल क्वालिटी स्टैंडर्ड में काम करता है, तब जाके आज एप्पल इनकॉर्पोरेटेड का दुनिया में नाम है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन इज द scientific technique in which company establishes a standard for the production. ठीक है, and after that the production is done on the basis of that standard. अब इसका बेनिफिट क्या है? इससे क्या बेनिफिट मिलता है? टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस क्वालिटी इन मटेरियल्स, और सेकंड टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, यानी कि इससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और आप स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो ये आपके मैन एंड मशीन के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। आपके बिजनेस की जितनी एक्टिविटी है, हायरिंग से लेकर के सेल्स तक,
उन सब में एक स्टैंडर्डाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना। अब स्टैंडर्डाइजेशन हायरिंग कैसे, मैंने हायरिंग वर्ड बोला, हायरिंग में कैसे हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन? हायरिंग में ऐसे हो सकता है कि आप देखो, जैसे आपके घर में आपके बड़े भाई बहनों के प्लेसमेंट होते हैं, तो कुछ कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, वो ग्रेजुएशन 60% पे भी ले जाती हैं। कुछ कंपनी का हाई स्टैंडर्ड है क्या, इतनी मेरिट बने, इतना 70% हो तब जाके वो लेंगी। तो यही तो स्टैंडर्ड होते हैं जो कंपनी अपने आप में मेंटेन करती हैं, और इन स्टैंडर्ड से ही कोई कंपनी मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिकती है, एफिशिएंसी मेंटेन कर पाती है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कंपनी एस्टेब्लिशेस अ स्टैंडर्ड सच एज प्रोडक्ट डायमेंशन, साइज, क्वालिटी एंड देन कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड। Third, process of setting standard for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। यानी क्या क्या चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। यहाँ पे वो पूरी कैटेगरी दी हुई है कि प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्डाइज की जा सकती हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन लेवल पे उस चीज़ को फिक्स कर देना, और जिस चीज़ के साथ किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। बिजनेस वही सक्सेसफुल होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है। कोक क्यों है, क्योंकि उसने अपने फॉर्मूले, अपने टेस्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते तो बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक रन नहीं कर पाता। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं इसके बाद, एंड इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करते हैं, एंड थैंक यू टू watch my video very patiently, and again in every video I am just appealing to all my students and whoever watching my video, kindly stay home, be safe and salute to the corona warriors जो हम घर में हैं and वो लोग घर से बाहर जाके हमारे लिए लड़ रहे हैं। In this state of worldwide pandemic, it is our duty to be at home and support the world, because ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बड़ी है। ये लड़ाई पूरी देश दुनिया की लड़ाई है। पूरी दुनिया जिन हालातों में है उन हालातों में कुछ भी हो सकता है, और हमको अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट नहीं स्प्रेड करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर आवर वेलफेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो। I'll see you guys